शुभ संध्या प्रिय मित्रों। तो वह दिन, वह समय, वह क्षण आ गया है जब हमने आपसे फिर से मुलाकात की है और आखिरकार हम फिर से आपके साथ कुछ नया, कुछ दिलचस्प जानेंगे और हमारा साप्ताहिक यूट्यूब सूचना कोश जारी रहता है। तो अपने यूट्यूब और यूट्यूब रिसीवर के सामने बैठ जाइए, एंटेना को समायोजित करें और हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको खुश करने की जल्दी में हूं। हम आपकी सबसे खूबसूरत लाइक और कमेंट प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो के नीचे कम से कम एक लाइक दें और प्रतीक्षा करें जब तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आपको चुनती है और आपको यूट्यूब चैनल के होस्ट एंटोन अलेक्सिएव से लाइव प्रसारण में व्यक्तिगत बधाई मिलेगी। तो चलिए, आज हम आपके साथ स्मृति के बारे में बात करेंगे। कैसे मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति को बेहतर बनाया जाए और स्मृति को न खोया जाए। कैसे अपना नाम, जहां आप रहते हैं और जहां आपने पैसे छुपाए हैं, न भूलें। तो हमारी स्मृति पर सबसे पहले क्या प्रभाव डालता है? यह मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति है। दो प्रणालियां, धमनियां, हमारे मस्तिष्क को पोषण देती हैं। यह रीढ़ की हड्डी की धमनी और सामान्य कैरोटिड धमनी है, जो बाद में बाहरी और आंतरिक में विभाजित हो जाती है। सामान्य कैरोटिड धमनी आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रभावित होती है, जिससे इस धमनी का संकुचन होता है और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि वहां एक तथाकथित विलिस का चक्र होता है, जहां सभी धमनियां एक साथ मिलती हैं। इसे एनास्टोमोसिस कहा जाता है। एनास्टोमोसिस, इसे कैसे समझाया जाए? मैं आपको ग्राफिकल चित्र की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारी कैरोटिड धमनी मस्तिष्क में प्रवेश करती है और यह 3D में कुछ इस तरह से है। यह थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे है और यह सब इस तरह से व्यवस्थित है कि केवल एक विशेष धमनी मस्तिष्क के किसी हिस्से को रक्त नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह इस तरह से बनाया गया है कि अगर किसी तरह से धमनी का संकुचन हो जाए या रक्त प्रवाह रुक जाए, तो पास की धमनियां मदद के लिए आती हैं। खोपड़ी के अंदर वे तथाकथित एनास्टोमोसिस बनाते हैं, यानी वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि सीवेज पाइपों में। आपके मस्तिष्क में भी यही होता है। इसलिए जब रक्त एक पाइप से नहीं जा रहा होता है, तो यह दूसरी पाइप से चला जाता है। कभी कभी यह बचा लेता है, कभी कभी नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, लेकिन सामान्यतः यह प्रणाली है और इससे काम करना चाहिए। आदर्श रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ संकीर्ण हो, कहीं रक्त ना जाए, कहीं से रक्त ना निकले। एक समस्या यह है कि रक्त नहीं आ रहा और दूसरी यह कि वह वहां से नहीं निकल पा रहा है। सूजन के कारण पुराना रक्त जमा होता है, जो नए ताजगी भरे रक्त को आने से रोकता है। पुराना वाला रास्ते को रोकता है, जिससे शिरापरक प्रवाह में गड़बड़ी होती है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे सिर की गर्दन, तो कई लोगों में ऐसी गड़बड़ी होगी। तो पहला यह है कि हमारे पास कैरोटिड धमनी है। दूसरी धमनी या रीढ़ की धमनी है कशेरुका धमनी। यह इसकी विशेषता है कि यह सीधे अंदर स्थित है। आप कशेरुकाओं के अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं को देख सकते हैं। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूं। देखिए, यह यहां स्थित है। यहां रीढ़ की हड्डी है। यह कशेरुकाओं के अंदर स्थित है और इसकी विशेषता यह है कि जब हम सिर घुमाते हैं, इस धमनी का मार्ग संकुचित हो सकता है। कुछ लोगों में यह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे अध्ययन भी हुए हैं। मैंने देखा है कि लोगों को सिर घुमाने के लिए कहा गया और देखा कि उनके रक्त प्रवाह में कैसे परिवर्तन होता है। यदि सिर को लंबे समय तक इस स्थिति में रखा जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति में भी परिवर्तन होता है। कशेरुका धमनी के मार्ग के साथ साथ रक्त की मात्रा भी बदल जाती है, लेकिन आदर्श रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई स्तर होते हैं जहां हमारी कशेरुक धमनी संकुचित हो सकती है। पहला यह है कि इस कशेरुका धमनी नली में प्रवेश करने से पहले
जब यह अभी तक इस छेद में नहीं पहुंची है। दूसरा यह है कि यह पहले से ही रीढ़ की नली के अंदर है। तीसरा यह है कि जब यह बाहर निकलती है, जहां हमारी गर्दन के छोटे विस्तारक होते हैं, वहां अक्सर संकुचित हो जाती है। सबसे आम जगह जहां कशेरुका धमनी इतनी संकुचित हो जाती है कि यह सिर दर्द, चक्कर आना और स्मृति समस्याओं का कारण बनती है, यह वास्तव में गर्दन के छोटे विस्तारकों का संकुचन है। यह अक्सर होता है। दूसरे स्थान पर यह स्वयं कशेरुका धमनी नली है। कशेरुका धमनी नली। तीसरा, यह पहले से ही दुर्लभ सीढ़ी की मांसपेशी है। कशेरुका धमनी नली में प्रवेश से पहले यह संकुचित होती है। सभी में यह शारीरिक विशेषता नहीं हो सकती। कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं। स्केलिन मांसपेशी के संक्षिप्त होने पर भी ऐसा होता है कि मस्तिष्क का रक्त प्रवाह बदल जाता है। और कैरोटिड धमनी वह क्या है? वहां बहुत बार एथेरोस्क्लेरोसिस विकसित होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस पर थोड़ा अलग तरीकों से प्रभाव डालना चाहिए। और अब हम आपके साथ कशेरुका धमनी के बारे में बात करेंगे। कैसे इसे ऐसा बनाया जाए कि यह हमारे मस्तिष्क को लगातार अच्छी तरह से रक्त की आपूर्ति करे और कोई भी विकार ना हो। अगर मस्तिष्क के रक्त परिसंचरण में तीव्र गड़बड़ी होती है, तो इसे स्ट्रोक कहा जाता है। अगर यह पुराना है, तो धीरे धीरे मस्तिष्क में हाइपोक्सिया उत्पन्न होता है। रक्त की आपूर्ति में गड़बड़ी होती है और विभिन्न क्षेत्रों में, कह सकते हैं, मस्तिष्क की क्षति उत्पन्न होती है। यह स्ट्रोक की तरह गंभीर क्षति नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां हाथ या पैर हिलना बंद कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे कि आपके पति का नाम क्या था, आपके कितने बच्चे हैं, आपने 1000 रूबल कहां रखे, आपने स्त्री बंद की या नहीं की। यह सब प्रभाव डालता है। मस्तिष्क के मूल में ऐसे क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो इसे एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है। एन्सेफेलोपैथी की विभिन्न डिग्री अभिव्यक्ति पर निर्भर होती है। पहली डिग्री में हल्का सिर दर्द होता है। दूसरी और तीसरी में और अधिक विकार होते हैं, जैसे आपने अपना घर, ब्रेड लेने गए और वापस जाने की जगह भूल सकते हैं। ब्रेड खरीदी तो सड़क पर ही खाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना और कैसे रहना चाहिए? और यहां हमारी मदद के लिए आती है यद्रिंस्की मसाजस ट्रोइटेलनोगो कॉम्बिनेट की नवीनतम विकास, जहां उन्होंने एक शानदार मसाजर विकसित किया है। गेंद के साथ साथ देखिए, इस तरह के मसाजर भी आए हैं। देखिए, ये दिलचस्प चीजें हैं जिन्हें दीवार पर लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इस तरह से उन्हें फिक्स करके। और यहां हम अपने आप बहुत सावधानी से छोटे विस्तारकों पर काम कर सकते हैं। न केवल लेटकर, जैसे हमें गेंद से करना पड़ता है, बल्कि खड़े होकर भी। यानी इस पूरे क्षेत्र को देखिए। यहां गर्दन की मांसपेशियों के नीचे बहुत अच्छी तरह से ऐसे विशेष मालिश उपकरणों से काम किया जा सकता है। वे अब उपलब्ध हैं, लेकिन मुश्किल से मिलते हैं। और गेंद भी उपयोगी हो सकती है। गेंद का अंतर यह है कि यह सपाट तरीके से काम करता है। गहरी मांसपेशियों तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे उपकरण, वे आपको देखिए, सीधे यहां, सीधे इन छोटी मांसपेशियों के समूह पर सटीक प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। इनका उपयोग कैसे करें? तो मतलब, अगर हम इसे खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं, बस इसे जोड़ें, मान लीजिए, हां, और इसे ढूंढें। जहां यह है, यहां पीछे दबाएं और इस तरह। अगर बहुत दर्द हो, बस रुकें, सहन करें, इंतजार करें, इंतजार करें, हां, और फिर शुरू करें। अपने नाम का पहला अक्षर याद करें। याद किया? मतलब अब खून आपके दिमाग में बेहतर तरीके से पहुंचने लगा है। फिर दूसरी जगह पर जाएं और उसे मसाज करें। हां, अब याद करें, आप पुरुष हैं या महिला, सब समझ में आ गया। अब आप अपनी तरफ मुड़ें। धीरे धीरे आपकी याददाश्त वापस आने लगी है। फिर थोड़ा बगल में मुड़े। अब आपकी जवानी के दिन याद आने लगे हैं। याद करें, कैसे जवानी में दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाते थे। और इस तरह से काम करें, काम करें।
एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से। लेटकर भी यह किया जा सकता है। सिद्धांत यह है कि जब आप मांसपेशी को आराम देते हैं, तो पास की धमनियां मुक्त हो जाती हैं। उसे इन मांसपेशियों से दबाव नहीं मिलता। यह पहला चरण है। यह हमारे लिए गर्दन के छोटे एक्सटेंसर से ऐंठन को दूर करना है। लेकिन अगर हम इस तरह से सब कुछ मालिश करते हैं और इसे छोड़ देते हैं, तो संभवतः यह ऐंठन वापस आ जाएगी जैसे वह आई थी। और फिर से आप याद भी नहीं करेंगे कि आपने अपने बॉल्स और मसाजर्स कहां रखे थे। आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ परिणाम को कैसे बनाए रखना चाहिए? तो दोस्तों, शैमरलिंस्की इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी रिकवरी और ब्रेन से मेमोरी सुधार के लिए व्यायाम का एक सेट। पहला व्यायाम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गर्दन के छोटे एक्सटेंसर की ऐंठन वापस ना आए, हमें आपके साथ गर्दन के लंबे एक्सटेंसर का अभ्यास करना होगा। इसके लिए हम पीठ के बल लेटते हैं, सिर के नीचे कंबल, तकिया या रोलर रख सकते हैं और फिर सिर के पिछले हिस्से से दबाव डालना शुरू करते हैं। सिर के पिछले हिस्से से दबाव डालते हैं, कंधे के ब्लेड को उठाते हैं, तनाव को अधिक महसूस करेंगे, न केवल गर्दन में बल्कि कंधे के ब्लेड और कोहनी के बीच भी। थोड़ा सा खुद की मदद करके और इस तरह के 10-15 गतिविधियां को करते हैं। इस तरह हम आपके साथ गर्दन के निचले हिस्से के एक्सटेंसर का अभ्यास करते हैं, जो हमारे छाती के कशेरुकाओं से शुरू होता है, यहां तक कि गर्दन से भी नहीं। इस तरह के 2-3 सेट 10 बार करते हैं। आगे हमें अब गर्दन के मध्य भाग के एक्सटेंसर का अभ्यास करना होगा। इसके लिए हम पेट के बल लेटते हैं, सिर को थोड़ा नीचे झुकाते हैं, हाथों को नीचे रखते हैं और इस तरह के 2-3 सेट 10-15 बार करते हैं। इसके बाद हम बाईं ओर मुड़ते हैं और बाईं ओर के आंदोलनों के 2-3 सेट करते हैं। फिर जैसा कि आपने अनुमान लगाया, हम दाईं ओर मुड़ते हैं और वही दोहराते हैं। इन आंदोलनों के माध्यम से हम आपके साथ गर्दन और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। यह व्यायाम सेट है, लेकिन अब हमें आपके मस्तिष्क को फिर से काम करने के लिए मजबूर करना होगा। रक्त वहां से आया, रक्त वहां से गया। नई ताजा रक्त सभी मस्तिष्क को पोषण देता है, महत्वपूर्ण जानकारी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब हमें इससे प्रशिक्षित करना शुरू करना होगा और सबसे अच्छे व्यायामों में से एक जो आप दैनिक कर सकते हैं, वह है, यह उन लोगों द्वारा निर्धारित रूप से किया जा सकता है जिन्हें याददाश्त की समस्या है, जो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या किया, क्या नहीं किया। बस ऐसा ही। लेट गए बिस्तर पर, सोने की तैयारी की और अपने पूरे दिन को याद करना शुरू करें। जैसे आप जागे, आपने क्या किया, कैसे दांत साफ किए, कैसे खाना खाया, फिर कहां गए, और इस तरह से अपने पूरे दिन को विस्तार से याद करने की कोशिश करें जब तक कि आप सोने के लिए लेट ना जाएं। आमतौर पर दोपहर के भोजन के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप पहले ही सो चुके होंगे। यानी यह उन लोगों के लिए सोने का एक अतिरिक्त तरीका भी है जिन्हें इसमें समस्या होती है। लेकिन अगर आप शाम 4 बजे तक याद कर सकें कि वहां क्या हो रहा था, तो यह एक तरह से बोनस होगा। मस्तिष्क के कार्य को पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में से एक। यह अच्छा क्यों है? क्योंकि आप अपनी स्मृति को विशेष रूप से पिछले घटनाओं पर प्रशिक्षित करते हैं। तो यह उससे अलग है। जैसे कि आप, उदाहरण के लिए, गुणा तालिका सीखते हैं, वर्णमाला दोहराते हैं, मान लीजिए, फिर से अंकों के माध्यम से दौड़ते हैं, ताकि 1 से 10, 10 से 20 या अधिक जटिल, वहां पहले से ही कुछ क्षणों को दोहराते हैं। यह आपकी स्मृति को विशेष रूप से आपकी पिछली घटनाओं पर प्रशिक्षित करता है और इसलिए मस्तिष्क सामान्य जानकारी को याद रखने के मामले में काम करेगा। संक्षेप में, कोशिश करें और फिर आप खुद देखेंगे
कि यह एक काफी अच्छा व्यायाम है। मैं इसे कैसे जानता हूं? आप तुरंत शुरू कर देंगे जब समझेंगे कि मैं इसे कैसे जानता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे पास एक भौतिकी के शिक्षक थे। उनका उपनाम गोरबेंको था, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने यह अभ्यास नहीं किया था। अगर मैंने किया होता, तो मुझे याद होता। सिर्फ उपनाम याद रह गया है। और कुल मिलाकर उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में थे, क्योंकि उन्होंने याद किया था कितने हजार, 2000, 3000 अंक है पाई के दशमलव बिंदु के बाद। आपको कल्पना करनी होगी, आपको पाई के बारे में पता ही नहीं और उसने दशमलव के बाद के अंक याद कर लिए। और वह कहते थे, अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो यह अभ्यास दिन में एक बार करें, वही परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, महिलाओं आपके लाइक्स को चूमता हूं और पुरुषों की टिप्पणियों को स्वीकार करता हूं। नई मुलाकात तक, प्रिय दोस्तों। तो दोस्तों, यह अभ्यास आजमाएं। टिप्पणियों में लिखें कि आपको यह कैसा लगा, मदद मिली या नहीं। लिखें कि आप स्मृति को बहाल करने के लिए कौन से अभ्यास करते हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि आप में से कई लोग वीडियो की शुरुआत छोड़ देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। घंटी दबाएं, लाइक और टिप्पणी करें। तो, प्रिय महिलाओं, आपके लाइक्स को चूमता हूं और पुरुषों की टिप्पणियों को स्वीकार करता हूं। नई मुलाकात तक, नई प्रसारण तक, लाइक लिखें, टिप्पणियां करें, न भूलें, अभ्यास करें। आपको कामयाबी मिले।